हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 10 द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब एक्चुअली में आपने अब तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, क्या चीज़ें हैं, मिक्स्ड एंड मैच पूरे हर चैप्टर्स का समराइजेशन वर्जन इसमें आपको दिया हुआ है। तो थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि बुक फर्स्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ हमने लगातार स्टार्ट की है विदाउट गैप, एक दिन के भी विदाउट गैप की साथ हमने ये क्या किया है, क्लास 11 का बुक 1 तक कंप्लीट किया है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग अगर मुझे प्यार देते रहेंगे तो इसी तरह विदाउट 1 डे का भी गैप मैं आपके लिए पूरा क्लास 12 तक फटाफट कंप्लीट कर दूँगी। और जैसे कि आप लोग शाम में मेरी सीरीज़ देख ही रहे हैं कि सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, उसके बाद मैं क्लास 6 टू 12 हिस्ट्री या जोग्राफ़ी में से जिसकी आपकी डिमांड ज़्यादा होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं वो स्टार्ट करूँगी। फिर हम जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हर कुछ कंप्लीट करेंगे। तो डोंट वरी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10 द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलना चाहूँगी कि अगर आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के भी बुक 1 को अब तक नहीं देखा है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे क्लासेस के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हैं, तो आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और या तो आपको क्लास 6 टू 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आपको यूपीएससी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो भी आप क्या कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10 द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली में फिलॉसफी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम लोग अपने हर सीरीज़ में देखते हैं, मतलब मैक्सिमम में देखते हैं कि आफ्टर वॉचिंग, मैं आपको कुछ नए तरीके से पढ़ाती हूँ, नया थोड़ा सा कुछ लेती हूँ, ये लेती हूँ। आफ्टर वॉचिंग दिस यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप ये पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें समझ जाओगे, आप क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगोगे। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द कोर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले तो आप समझोगे कि हमें फ़िलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके फिर देखोगे कोर फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमारा फट से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मोरल वैल्यूज़, कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉज और मोरल वैल्यूज़ के बीच में हमें क्या बताता है, कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नहीं, वो जो लॉज बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मोरल्स, हमारे वैल्यूज़ से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सम पीपल बिलीव दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन merely consist of laws and that laws are one thing, values and moralities quite another। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉज तो बताता है, ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज हैं उसमें, लेकिन उसी की दूसरे साइड अगर आप देखो तो वो लॉज हमारे वैल्यूज़ और हमारे मोरल से मिलते जुलते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन हैव ओनली अ लेजिस्लेचर नॉट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इट इज़ ट्रू दैट ऑल लॉज डज नॉट हैव अ
moral content, but many laws are closely connected to our deeply held values. ये बात भी सही है कि सारे लॉज हमारे मोरल्स और वैल्यूज़ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो कि हमारे वैल्यूज़ और हमारे मोरल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. What do you mean by a political philosophy approach to the constitution? We have three things to mind. ठीक है, जब इस पहले तो पूछा है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमें इसमें तीन चीज़ें माइंड करने की ज़रूरत होती है. फर्स्ट, need to understand the conceptual structure of the constitution. What are the possible meaning of term used in the constitution such as rights, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी. पहले तो सबसे ज़रूरत है कि जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो भी बेसिक वर्ड्स है या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानना, जैसे राइट्स का मतलब, सिटीजनशिप का मतलब, माइनॉरिटी का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. मोस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट current vision of the society and political condition upon an interpretation of key concept of the constitution. We must have a better grasp of the set of ideals embedded in the constitution. ठीक है, हमें जो जुडिशियल क्या करती है, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे करती है, और जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स हैं, ठीक है, जो कि उसमें ऑलरेडी हैं, हमें वो सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है. Our final point is that the Indian Constitution must be read in conjunction with the Constituent Assembly debates, ठीक है, in order to refine and raise to the higher theoretical plan. The justification of values embedded in the Constitution, a philosophical treatment of a value is incomplete if a detailed justification for it is not provided. ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसको कैसे रीड किया जाता है, उसको मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होते हैं उनमें क्या होता है, डिबेट्स के बाद इसको बनाया गया है. तो इसी तरीके से इसमें बोला जा रहा है जो उसके थ्योरेटिकल प्लान्स हैं वो पूरे तरीके से क्या है, जस्टिफाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके जो जस्टिफिकेशन है वो पूरा नहीं दिया हुआ है, इनकम्प्लीट है. This approach had the potential of changing the theory of constitutional democracy altogether. इस अप्रोच के पास क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी को क्या कर सकती है, एक साथ चेंज कर सकती है. According to this approach, constitutions exist not only to limit peoples in power but to empower those who traditionally have been deprived of it. ठीक है, इस अप्रोच से मतलब ये है कि इस अप्रोच का सिर्फ ये फंडा नहीं होता है कि इन जिनके पास पीपल के पास पावर्स है उनको क्या करें, उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करें. इस अप्रोच का ये भी मतलब होता है कि जिन लोगों के पास पावर नहीं है, जो लोग लिटरली क्या है, डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं, उनको पावर देना. Constitution can give vulnerable people the power to achieve collective goals. ठीक है, गुड्स होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो वर्नरेबल पीपल को क्या करता है, ये पावर देता है कि वो लोग एक साथ आके कोई अगर उनका कलेक्टिव गोल है तो उसको क्या कर सके, अचीव कर सके. यहाँ पे पूछा गया है, फिर क्वेश्चन है, Why do we need to go back to the Constituent Assembly? हमें अब Constituent Assembly या बैक में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? In short, to get a handle on current constitutional practice, to grasp their value and meaning. ठीक है, एक शॉर्ट में अगर आप बात करो तो जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, जो चीज़ें हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको जानने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, और जो भी वैल्यूज़ उसमें गिवन है उनके मीनिंग्स को पढ़ने के लिए, वी मे हैव नो ऑप्शन but to go back in the time to the Constituent Assembly debates and perhaps even further back in time to the colonial era. तो हमारे पास कोई और
अदर ऑप्शन नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रहा था हम उस टाइम में जाएं, या उसके और भी पीछे जब कॉलोनियल ईरा था तो हम उसमें जाके क्या करें, इन चीज़ों की स्टडी करें. Therefore, we need to remember and keep revising the political philosophy underlying our constitution. ठीक है, इसमें ये भी बोल रहा है कि हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी उसको रिवाइज किया जाता है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरलाइन करता है. अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या. इट इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब दिस फिलॉसफी इन वन वर्ड. ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि आप पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को एक वर्ड में क्या करो, डिस्क्राइब कर दो. It resists any single label because it is liberal, democratic, equalitarian, सेकुलरिज्म एंड फेडरल ओपन टू कम्युनिटीज़ वैल्यू. ठीक है, आप इसको कोई एक सिंगल लेवल नहीं दे सकते हो. क्यों? क्योंकि ये लिबरल भी है, ये इक्वलिटी भी प्रोड्यूस करता है, सेकुलर भी है, फेडरल भी है, कम्युनिटीज़ की वैल्यू को ओपन करता है. तो हम इसको कोई भी एक लेवल नहीं दे सकते हैं. सेंसिटिव टू नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. ठीक है, ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस केसेस में क्या है, बहुत सेंसिटिव है. हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो हैं उनके लिए वर्क करता है. एंड कमिटेड टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी. और ये हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पूरे कंट्री को एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी में क्या कर सके, बांध के रख सके. In short, it is committed to freedom, equality, social justice and some form of national unity. एक शॉर्ट में बोले तो ये हमेशा इस काम के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है और हर एक तरीके की नेशनल यूनिटी है. But underneath all these, there is a clear emphasis on peaceful and democratic measures for putting this philosophy into practice. लेकिन उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि जब ये क्या करता है, इस फिलॉसफी को एक्चुअल में प्रैक्टिस में लाता है, तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि इस टाइप के मेजर्स को वो उठाए कि पूरे कंट्री में शांति बनी रहे, पीस मेंटेन रहे. तो जैसा कि हमने फ्रीडम की बात की, तो फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम. It did not happen that our constitution makers post independence demanded liberty as the principle to govern the constitution. ठीक है, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस की डिमांड क्या थी कि लिबर्टी दी जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को गवर्न करने के लिए हमें लिबर्टी दी जाए. Rather, liberty has been debated and discussed for long and our national leaders have fought hard for it. जो लिबर्टी के लिए बहुत डिस्कस हुए हैं, बहुत डिबेट्स हुए हैं और हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए संघर्ष किया है. जैसे कि राजा राम मोहन रॉय डिमांडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन. जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी, उन्होंने फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड की थी. Rowlatt Act was also opposed. The act ordered police to imprison people without trial and these harm the rights of an individual. जैसे रॉलेट एक्ट निकाला गया था तो उसके खिलाफ क्या हुआ, अपोज हुआ, क्योंकि उस एक्ट में क्या था, जो पुलिस थी वो किसी भी बंदे को उठा के जेल में डाल सकती थी और उनको क्या कर सकती थी विदाउट इन्फॉर्मेशन और ट्रायल के, जो कि लोगों के राइट्स को क्या कर रहा था, इंडिविजुअल के राइट्स को हार्म कर रहा था. Our national leaders fought family really hard for preserving individual freedom. It was natural that freedom would be one of the principle of our constitution. ठीक है, हमारे नेशनल लीडर और उनके साथ साथ पूरी फैमिली ने उनके काफ़ी हार्ड क्या किया है, इन संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है ताकि वो इंडिविजुअल के फ्रीडम को क्या कर सके, मेंटेन कर सके. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल फ्रीडम तो होना ही चाहिए. नेक्स्ट है सोशल जस्टिस. आवर इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अडॉप्ट लिबरलिज्म इन द क्लासिकल सेंस। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लिबरलिज्म को एक क्लासिक सेंस में अडॉप्ट नहीं किया है। लिबरलिज्म विथ सोशल इक्वलिटी वॉज इस्टेब्लिश। ठीक है, हमारे यहाँ लिबरलिज्म के साथ साथ सोशल इक्वलिटी को भी एस्टैब्लिश किया गया है। आवर नेशनल लीडर्स thought that complete freedom will not have any value for the weak and marginalized community। ठीक है, अगर आप पूरी किसी को भी, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि कंप्लीट फ्रीडम देने से क्या होगा, जो वीकर सेक्शन है या मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। Therefore they introduced reservation for scheduled caste, scheduled tribes to overcome age and injustice in the system। ठीक है, तभी उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन सिस्टम रखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो आज क्या हो, उनके साथ ओवरकम कर पाएँ। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटीज़ राइट। ठीक है, जो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चर्स एंड लैंग्वेज हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। Respect of diversity was important because Indian society is an hierarchical society। ठीक है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो एक हायरार्कल सोसाइटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कास्ट हैव डिवाइडेड पीपल इनटू हायर एंड लोअर कास्ट ग्रुप। ठीक है, जैसा कि जो कास्ट है वो क्या करता है, लोगों को हायर कास्ट ग्रुप और लोअर कास्ट ग्रुप में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। एंड ऑल्सो व्हेन देयर इज़ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी द कम्युनिटीज़ टेंड टू बिकम राइवल्स। ठीक है, और जो जैसे कि कभी कभी इनइक्वालिटी हो जाती है हमारी सोसाइटी में, तो जो और कम्युनिटीज़ हैं वो राइवल्स, दुश्मन की तरह क्या करने लगती हैं, बिहेव करने लगती हैं। दिस वॉज अ चैलेंज बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, ये एक चैलेंज की तरह था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने, ये सारी चीज़ें एक चैलेंजेस की तरह क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड राइट। ठीक है, इसी प्रॉब्लम्स के ओवरकम करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स देने का प्रावधान निकाला, सॉल्यूशन निकाला। वेट अ मिनट फ्रेंड्स। One such right is right to religious communities to establish and run their own educational institute। ठीक है, इसी के साथ साथ एक राइट ये भी दिया गया कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और रन कराने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स क्या है, नेक्स्ट फीचर है हमारे पास सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म जैसा कि हमने पूरा पढ़ा है अच्छे से, ज़्यादा में समझने की कोशिश नहीं, मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इंडिया नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, हमारे यहाँ वेस्टर्न में जो चीज़ें अपनाई जाती हैं एज अ सेकुलरिज्म, वहाँ पे जो मतलब है हमारी इंडिया उसे अडॉप्ट नहीं करती है। West has defined secularism as a complete separation of religion and politics। ठीक है, वेस्ट में सेकुलरिज्म का मतलब है कि पूरे तरीके से रिलीजन और पॉलिटिक्स को क्या कर देना, सेपरेट कर देना। ना रिलीजन कुछ बोलेगा और ना ही पॉलिटिक्स कुछ रिलीजन में बोलेगी। हियर बोथ रिलीजन एंड पॉलिटिकल स्टे अवे फ्रॉम अनदर। ठीक है, यहाँ पे जो रिलीजन है और पॉलिटिकल है वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। पॉलिटिक्स डू नॉट टॉक अबाउट रिलीजियस एंड रिलीजन्स ऑल्सो डू नॉट टॉक अबाउट द पॉलिटिकल ऑफ स्टेट। ठीक है, ना ही कोई रिलीजन पॉलिटिक्स के मैटर में बोलेंगे, ना ही कोई पॉलिटिक्स रिलीजन के मैटर में बोलेंगे। इट वॉज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट एंड देयर फ्रीडम। ठीक है, उनका मानना है कि ये इंडिविजुअल के राइट्स और उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज द स्टेट माइट फेवर पीपल बिलोंगिंग टू वन ग्रुप ऑफ रिलीजन
बट कंडीशंस, ठीक है, उनका ये मानना है कि शायद क्योंकि स्टेट है वो फेवर कर सकता है किसी एक रिलीजन को, इसलिए वो लोग इस मैटर में नहीं बोलते हैं। बट कंडीशंस इन इंडिया हैज़ बीन डिफरेंट, ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडिया में कंडीशंस है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? दे गेव राइट टू रिलीजियस ग्रुप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे यहाँ रिलीजियस ग्रुप्स को भी राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनके जो राइट्स हक्स होते हैं दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव पावर टू स्टेट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कम्युनिटी, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये पावर दिया है कि आप किसी भी रिलीजियस अफेयर्स या कम्युनिटी जहाँ पे आपको कुछ गलत होता हुआ दिखता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। जैसा पहला है राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड रिलीजियस कम्युनिटीज सच एज राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये फ्रीडम दी हुई है कि आप अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वली ग्रांटेड राइट्स टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजियस कम्युनिटी को ये इक्वल राइट्स देती है। बिकॉज अ पर्सन फ्रीडम एंड सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन की फ्रीडम है, उसके जो रिस्पेक्ट है, डिपेंड है क्या किस पे करते हैं, उसके कम्युनिटी के स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी तरीके से मेंटेन और चलाने की पूरी फ्रीडम दी है, राइट्स दिया है। बी क्या है, स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन, उसको दिया तो है, पावर्स दिए, राइट्स दिए, लेकिन साथ साथ उसमें इंटरवेन भी कर सकती है। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड प्रिंसिपल्स डिस्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल इट मीन्स दैट स्टेट विल इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स ओनली टू एलिमिनेट इविल्स इन द रिलीजियस सिस्टम, ठीक है। मतलब इसका मतलब है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है, प्रिंसिपल डिस्टेंस का, कि वो तभी क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस अफेयर्स में जब उसे लगे कि कुछ एविल्स, कुछ गलत हो रहा है और उसे हटाना ज़रूरी है। अदरवाइज आवर स्टेट विल मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस, और जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक वो क्या करेगी, अपने रिलीजियस से या लोगों के रिलीजन से डिस्टेंस बना के रखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमिनेटिंग सती सिस्टम, रिमूविंग अनटचेबिलिटी, जैसा कि उसको ऐसा लगा कि जो सती सिस्टम है वो गलत है, वहाँ पे हमें इंटरवेन करना चाहिए, या अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रथाएं हैं उनको ख़त्म करनी चाहिए। तो इस सिस्टम में हमारे स्टेट ने क्या किया, हमारी स्टेट ने पार्ट लिया और इन चीज़ों को घटाया। नेक्स्ट बताया जा रहा है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एवरीबडी अबव अ सर्टेन एज गॉट द राइट टू वोट, ठीक है। हमारी इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो हर किसी को एक एज के बाद क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। This was surprising because in Western countries, women recently got the right to vote after lot of struggle, ठीक है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा सुन के, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें जो इंडिया को जो वहाँ की वुमेंस को अभी अभी राइट मिला है वोट्स का, वो भी काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद। इंडिया गेव राइट टू वोट टू एवरी अडल्ट who has attained the age of 21 years because they wanted democratic self government, ठीक है। अब तो ये एज 18 हो गई है, लेकिन इंडिया ने क्या किया था, राइट दिया था हर उस एडल्ट को जो 21 ईयर्स का हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको क्या हो, ये अधिकार है कि वो अपना प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे बताया गया है फेडरलिज्म का, ठीक है। फेडरलिज्म भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। इंडिया अडॉप्टेड फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी इंडिया ने फेडरलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और वहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल होती है, सेंटर जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट एडॉप्टेड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल फीचर लिखा नहीं है, लेकिन हम फेडरल इसको मानते हैं।
इट गेव स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजंस भी देता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक नागालैंड, आसाम और मणिपुर। अब फिर नेशनल आइडेंटिटी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स्ड अ कॉमन नेशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइडेंटिटी हो जो कि इंडियन हो। ऑल्दो इंडिया स्ट्रोव टू मेंटेन इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी अलॉन्ग विथ नेशनल आइडेंटिटी, लोगों को यहाँ पे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ पहचाना जाता है, उसके साथ साथ उसकी एक नेशनल आइडेंटिटी भी होती है और नेशनल आइडेंटिटी सबसे फर्स्ट में जानी जाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू बैलेंस दिस आइडेंटिटी, और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है। फिर हमारे पास प्रोसीजरल अचीवमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंस एंड डिसएग्रीमेंट्स, इट वाज इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी डिफरेंस है और काफ़ी डिसएग्रीमेंट के बाद बनी है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अलग अलग पॉपुलेशंस के सेक्शंस को, अलग अलग कल्चर को, लैंग्वेज को, सबको रिप्रेजेंट करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डेलिब्रेटेड डिस्कस एंड डिबेट टू इंक्लूड एवरी सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, डिबेट किया है, डिस्कस किया है, ताकि हर सेक्शन के लोगों को क्या हो सके, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जा सके। Although during making of constitution not every group representative was present but makers included interest of every section, ठीक है। हमारे जो मेकिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर ग्रुप के लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। जो वहाँ के लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हर ग्रुप से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने हर ग्रुप का ध्यान रखते हुए हमारे सोसाइटी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन एंड or compromise. There was an open discussion and deliberation arrive at important decision, ठीक है। ये हमारे एकजुट के स्पिरिट को दिखाता है, कॉम्प्रोमाइज़ के स्पिरिट को दिखाता है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन और बहुत सारे डेलिब्रेशन के चांसेस होते हैं कि आप कर सकते हो, ताकि एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जब लिया जाता है तो उस पर बहुत सारे डिस्कशन और डेलिब्रेशन होते हैं और इन ओपन प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये तो था हमारी फ़िलॉसफी। अब इस फ़िलॉसफी से रिलेटेड क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सब्जेक्टेड टू मैनी क्रिटिसिज्म ऑफ विच 3 में बी ब्रीफली मैंशन, ठीक है। कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है, इसमें 3 को क्या किया गया है, काफ़ी ब्रीफली दिखाया गया है। फर्स्ट, दैट इज़ इन अनवाइडली, कि ये क्या है, बहुत अस्त व्यस्त है, कि हर कुछ क्या कर दिया गया, एक ही बुक में मेंशन कर दिया गया है। हर चीज़ों के अलग अलग डॉक्यूमेंट होती हैं, सिविल सर्विसेज, फ्री फंडामेंटल राइट, DPSP, हर चीज़ों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हर बुक एक ही में है, हर डॉक्यूमेंट एक ही बुक में है। सेकेंड, दैट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वहाँ पे हर ग्रुप के लोग प्रेजेंट नहीं थे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो थर्ड, दैट इज़ एन एलियन ऑफ आवर कंडीशन, ठीक है, कि जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी चीज़ अलाइन हैं, कि जो इसमें चीज़ें ली गई हैं वो काफ़ी अलग अलग जगह से ली गई हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म। अब हम देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस। लेट अस ब्रीफली मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। पहला तो इसका ये डिमेरिट है, मतलब ऐसा बताया गया है कि इसके पास क्या है, एक ही नेशनल यूनिटी है और सेंट्रलाइज्ड, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है कि लोगों को एक साथ बांध के रखा जाए। सेकेंड, it appears to have
glossed over some important issue of gender justice पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो फैमिली के अंदर जो जेंडर इनजस्टिस होता है क्या करता है, उस पर इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको इस पर वर्क करना चाहिए। Third, it is not clear why in a poor developing country certain basic socio-economic rights were regulated to the section on directive principle rather than made an integral feature of our fundamental right। कुछ ऐसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं या पुअर कंट्री हैं वहाँ पे बताया जा रहा है जो DPSP है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए, उसका एक फ़ीचर होना चाहिए। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस कुछ नहीं है, मतलब इन लिमिटेशंस का कोई मतलब स्कोप नहीं निकलता है। जितनी हमारी अच्छाइयाँ हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग करते रहेंगे और चीज़ें वही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म में कोई बड़ा क्या है मतलब दम नहीं है, ठीक है। ये लिमिटेशंस और ये क्रिटिसिज्म की वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी गलत नहीं बोल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, साथ साथ ये बुक भी हमारी आज यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए होंगे तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको क्लास 6 to 12 NCERT के नोट्स परचेज़ करने हो किसी भी सब्जेक्ट के तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आप UPSC से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल और सपोर्ट अस।